हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि साउंड ने हेजू को अम्यूजमेंट पार्क बुलाया था क्योंकि उसने हेजू की एक बचपन की फोटो देखी थी जिसमें वो इसी अम्यूजमेंट पार्क में थी और वो बहुत खुश थी। और अब साउंड हेजू को घर ले आता है जहाँ पर वो अपने हाथों से उसके लिए खाना बनाता है। तो हेजू को उसके हाथ का बनाया गया खाना बहुत पसंद आता है और अब साउंड कहता है कि अब हम हमेशा ऐसे ही खाना खाएंगे ताकि हमें घर जैसा फील हो, ना कि कोई जेल। तो हेजू कहती है कि मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि मुझे ऐसा फील होता है, और क्या तुम्हें गिल्टी फील हो रहा था? तो साउंड कहता है कि नहीं, मैंने कभी ऐसा गिल्टी फील नहीं किया। तो हिजू कहती है कि अच्छा बताओ, कभी हमने ये 3 साल एक नॉर्मल कपल जैसा बिताया? हमने एक दूसरे से कभी अच्छी तरीके से बात ही नहीं किया, इवन यहाँ तक कि आई कॉन्टेक्ट भी नहीं किया, और ना ही कभी खाना खाया। और ये बोलकर वो चुप हो जाती है। साउंड कहता है कि अगर तुम्हें अलग रूम में सोना पसंद नहीं था तो तुम मुझे बता देती। हिजू कहती है कि मेरा वो मतलब नहीं था। तो साउंड कहता है कि मेरे लाइफ में तुम्हारे आने के बाद ये अपार्टमेंट एक घर जैसा बना। ऑफिस से आकर घर की लाइट्स जलते हुए देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता था क्योंकि तुम घर पर थी। कभी टीवी देखते हुए तुम हॉल में ही सो जाती थी, और तब तुम्हें देखकर मुझे बहुत सुकून मिलता था। और जो सुनकर हिजू कहती है कि तुम्हें ये सब मुझे पहले ही बोल देना चाहिए था। साउंड कहता है कि तुम्हें याद है मैंने तुमसे एक दिन कहा था कि मेरे लिए फीलिंग डेवलप मत करना, और एक्चुअली तब मैं बहुत डरा हुआ था क्योंकि स्टार्टिंग से ही तुम ये शादी नहीं करना चाहती थी। इसलिए मैंने हमारे बीच में वो लाइन खींची थी क्योंकि मुझे डर था कि मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा, पर फिर भी मुझे तुमसे प्यार हो ही गया। हिजू पूछती है कि तुमने उस टाइम पे कहा था कि मैं तुम्हारे प्लान का हिस्सा नहीं थी, उसका मतलब क्या था? इस पर साउंड कहता है कि सही टाइम आने पर मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। तो हिजू उसे किडनैपर के भेजे हुए मैसेज के बारे में बताती है जिसे साउंड चेक करता है और कहता है कि डोंट वरी, हम उस किडनैपर के फोन के जरिए ही उसके लोकेशन को ट्रैक कर रहे हैं। तो हिजू उसे पीछे से हक करते हुए कहती है कि मुझे अभी तक बिलीव नहीं हो रहा है कि तुमने मुझे माफ करके मैं जैसी ही हूँ वैसे एक्सेप्ट कर लिया। तो साउंड उसे गले लगाता है और अपने मन में ही कहता है कि क्या तुम मुझे एक्सेप्ट कर पाओगी मेरे बारे में सब कुछ जानने के बाद? इधर किडनैपर का पार्टनर उसे मैसेज करके पूछता है क्या तुमने हिजू से अपना फोन वापस लिया? किडनैपर बताता है कि मैं वहाँ पर गया था लेकिन अपना फोन वापस नहीं ला पाया क्योंकि बाहर बहुत सिक्योरिटी थी और साउंड भी वहाँ आ गया था, लेकिन मैं उस साउंड से सब कुछ छीन कर रहूंगा। और अब ये किडनैपर और उसका पार्टनर साउंड के पीछे क्यों पड़ा है ये हमें आगे आने वाले एपिसोड्स में पता चलेगा। इधर साउंड की मॉम डैड टीवी पर उस किडनैपर का न्यूज देख रहे थे जहाँ पर उस किडनैपर का डिस्क्रिप्शन सुनने के बाद स्पेशली उसकी आंखों का कलर अलग है और उसके एंगर इशू के बारे में सुनकर उन्हें कुछ तो अजीब लगता है। अगले दिन हिजू को एक बहुत बुरा सपना आता है जहाँ पर उसे साउंड कहीं नहीं मिल रहा होता है और उसका कॉल भी नहीं लग रहा होता है, जिसकी वजह से हिजू बहुत घबरा जाती है और वो जागकर सीधे साउंड के रूम में जाती है जहाँ पर साउंड आराम से सो रहा होता है। और उसे ऐसा देखकर हिजू बहुत रिलैक्स होती है और उसके पास आकर उसे देखने लगती है। और अब साउंड की आंख खुलती है तो वो हिजू को अपने पास खींच लेता है। हिजू पूछती है कि क्या तुम्हें आज ऑफिस नहीं जाना? साउंड बताता है कि 3 साल बाद मैंने ये पहली छुट्टी ली है, इसलिए आज कोई काम नहीं। और क्या तुम्हें कोई काम है? तो हिजू उसे बताती है कि उसने काफी बार इमेजिन किया है कि अगर कैसा होता अगर हम दोनों एक नॉर्मल कपल्स की तरह अपनी लाइफ के हर दिन साथ बिताते। सुबह मॉर्निंग वॉक पर जाते, साथ में पार्क में बैठते, खूब सारी बातें करते, साथ में खाना खाते और इवनिंग वॉक पर जाते, तो ये सब कैसा होता? और अब ये लोग अपने दिन की प्लानिंग कर ही रहे थे तभी साउंड के पास मिस्टर कांग का कॉल आ जाता है और वो इमरजेंसी बोलते हुए साउंड को ऑफिस बुलाते हैं। इधर साउंड के डैड के ऑफिस के बाहर कोई बड़े बड़े गुलदस्ते भेजता है और इसमें लिखा था कि बेक जागो का ग्रैंडसन और बोयंग का बेटा बेक साउंड, उसकी सच्चाई मुझे पता है और उसने जो किया है वो मैं जानता हूँ। बुकेस के साथ ये उस बैनर्स में लिखा हुआ था जिसको अगेन रिपोर्टर्स एक ट्रेंडिंग टॉपिक बना देते हैं। इधर साउंड ऑफिस आता है तो उसे पता चलता है कि मिस्टर कांग ने उसे ऐसे ही ऑफिस बुलाया था उसे अपना सपोर्ट दिखाने के लिए, क्योंकि 2 हफ्तों से वो किडनैपर साउंड को जो टारगेट कर रहा है। और ये देखकर साउंड को तो बड़ा गुस्सा आता है क्योंकि वो अपनी पहली छुट्टी हिजू के साथ बिताना चाहता था। तभी दोजे साउंड को बात करने के लिए बुलाता है जिसमें उस किडनैपर के प्रोग्राम को रिवर्स हैक करके उसकी लास्ट लोकेशन का पता लगा लिया था। तो वो एड्रेस लेकर साउंड अकेले वहाँ जाने के लिए निकल जाता है और दोजे से अभी इस बारे में पुलिस को बताने से मना करता है। इधर किडनैपर हिजू को मैसेज करता है कि मैंने तुम्हें बताया था कि तुम्हें साउंड के बारे में सब कुछ नहीं पता और क्या तुम ये नहीं जानना चाहोगे। ये बोलकर उसने हिजू को एक वीडियो भेजा था जिसमें किसी आइडल ग्रुप का इंटरव्यू चल रहा था और ठीक उसी के नीचे शिनल चाइल्ड केयर सेंटर के मिसिंग बच्चों की न्यूज थी। इधर साउंड को उसका रिपोर्टर फ्रेंड बताता है उस बुके और बैनर के बारे में जिसमें लिखा था कि साउंड ने जो किया है मैं वो जानता हूँ। उसका फ्रेंड पूछता है कि क्या ये उस किडनैपर ने भेजा होगा। साउंड कहता है कि मैं वही पता लगाने
लगाने जा रहा हूँ। इधर सांगू हीजो को मैसेज करता है उसका हाल चाल पूछते हुए, तो हीजो उसे मिलने बुलाती है। और यहाँ पर मिस्टर बिंग मिस्टर हॉन्ग से मिलने आए थे क्योंकि उन्हें लगा कि उस बुके को मिस्टर हॉन्ग ने ही भेजा था। मिस्टर हॉन्ग पूछते हैं कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। मिस्टर बिग कहते हैं क्योंकि साउंड के बारे में हमारे अलावा सिर्फ तुम ही जानते हो। मिस्टर हॉन्ग कहते हैं क्योंकि अब तुमने पास्ट की बात कर ही दी है तो क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हारे डैड बेग जांग ने उसे ठिकाने लगा दिया था, क्योंकि अगर नहीं किया और अगर वो मेरे सामने आया तो मैं अपने हाथों से उसे मार डालूंगा। तो ये लोग क्या बात कर रहे थे और किसके बारे में बात कर रहे थे ये हमें आगे आने वाले एपिसोड में पता चलेगा। इधर हीजो सांगू से उस ऑर्फनेज के मिसिंग बच्चों के बारे में बात करने आती है तो सांगू उसे सब कुछ बताने लगता है और वहीं साउंड उस किडनैपर की लास्ट लोकेशन पर पहुंच जाता है जो था वही मैंशन जहां सांगू और उसके दोस्त उस मास्क पहने हुए बच्चे के साथ खेलने जाया करते थे, जिसके बाद ही वो बच्चे गायब होने लगे थे। तो साउंड अंदर जाकर पूरे मैंशन को देखने लगता है जहाँ उसे एक दरवाजा खुलते ही एक वीडियो प्ले होने की आवाज आने लगती है। वहाँ जाकर देखता है तो वहाँ पर वही वीडियो चल रहा होता है जो किडनैपर ने हीजो को भेजा था और वीडियो खत्म होने के बाद लिखा आता है कि बेग साउंड तुमने ही यह किया है, तुमने उन्हें मारा है और तुम ही हो किलर। साउंड अच्छे से दोबारा उस वीडियो के नीचे देखता है तो उसे भी शिनेल चाइल्ड केयर सेंटर से मिसिंग बच्चों के बारे में पता चलता है। तभी हम देखते हैं कि सांगू हीजो को लेकर यहीं पर आ गया था और वो बाहर से उसे मैंशन का गेट दिखाकर बताता है कि वो मिसिंग बच्चे इस ऑर्फनेज के अंदर आए थे और वो फिर कभी बाहर नहीं निकले। तो हीजो इस मैंशन के बारे में पूछने लग जाती है तो सांगू कहता है कि बात क्या है, तुम इस केस के बारे में क्यों पूछ रहे हो, पर छोड़ो अभी बहुत अंधेरा है, हम कल दिन में यहाँ पर आएंगे। और ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगते हैं। तभी साउंड अंदर से इन्हें बाहर जाते हुए देख लेता है और वो भी कार निकाल कर जल्दी से इनके पीछे आता है और वो हीजो के नंबर पर कॉल करते रहता है। और ये देखकर सांगू पूछता है कि तुम्हें कॉल करने वाला कौन है, अगर तुम कॉल उठाना चाहती हो तो तुम बात कर लो। तो हीजो साइन लैंग्वेज में कहती है कि मैं कैसे बात करूं। जो देख सांगू कहता है कि लगता है मेरे अलावा कोई और भी है जो जानता है कि तुम बोल सकती हो। और ये सुनकर हीजो शॉक्ड होती है और कुछ पूछने से पहले ही साउंड पीछे कार लेकर हेडलाइट से ब्लिंक करता है और थोड़ी देर में वो सांगू की कार को ओवरटेक करता है। देन वो कार से बाहर आता है और हीजो को उसके कार से निकालकर अपने कार की ओर ले जाने लगता है। सांगू उसका हाथ पकड़कर रोकता है पर साउंड उसका हाथ छुड़ाकर हीजो को अपने कार में बिठाता है और साउंड सांगू को वार्निंग देता है कि दोबारा हीजो के आसपास भी मत दिखना, क्योंकि उसे सांगू पर शक था कि वही किडनैपर का साथी है, क्योंकि वही ऑर्फनेज के मिसिंग बच्चों के बारे में पता लगा रहा था और थोड़ी देर पहले उसने जो मैंशन में देखा वो देखकर उसे सांगू पर डाउट हुआ। और अब सांगू साउंड से पूछता है कि तुम्हारा रिलेशन क्या है इस हीजो के साथ। तो इस पर साउंड कहता है कि पहले तुम मुझे बताओ कि ऑर्फनेज के मिसिंग बच्चों के बारे में तुम्हें इतना कैसे पता, क्या तुम जानते हो कि उनका असली कल्प्रिट कौन है, तो इसलिए क्या तुम उनका रिवेंज ले रहे हो। सांगू कहता है कि तुम ये बताओ कि तुम्हें इस केस से क्या प्रॉब्लम है। साउंड कहता है कि मुझे इस केस से नहीं बल्कि तुमसे प्रॉब्लम है, क्योंकि जब से तुम मिले हो तब से ये किडनैपिंग और अटैक्स हो रहे हैं। चाहे जो भी हो तुम रुक जाओ वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। और ये बोलकर साउंड वहाँ से चला जाता है। पर यहाँ पर सांगू को समझ नहीं आता कि वो क्या कह रहा था। और अब कार में साउंड हीजो से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही थी। तो हीजो उसे वही किडनैपर का भेजा हुआ मैसेज और वीडियो दिखाती है, जो देखकर साउंड कार रोकता है और उसका फोन लेकर बाहर आता है और वो हीजो से कहता है कि तो तुम सांगू से मेरे बारे में पूछने गई थी। हीजो कहती है नहीं, मैं इस मिसिंग चिल्ड्रंस के केस के बारे में पूछने गई थी। साउंड कहता है कि फिर तुमने मुझसे क्यों नहीं पूछा, क्या तुम्हें मुझसे डर लगा। हीजो कहती है कि हाँ मैं डर गई थी। साउंड कहता है क्यों, कि तुम्हें मेरे बारे में कोई शॉकिंग सीक्रेट पता चल जाएगा। हीजो कहती है कि मैं डरी हुई थी। हीजो कहती है कि मैं डरी हुई थी और मैं भाग जाना चाहती थी कि कहीं तुम्हें पता न चल जाए कि मैं ही 406 हूँ। ये सोचकर मैं डरी हुई थी कि तुम मुझे कभी माफ नहीं करोगे, तुम दोबारा कभी मुझे देखना नहीं चाहोगे, इसलिए पकड़े जाने से पहले ही मैं भाग जाना चाहती थी। इसलिए मैं डरी हुई हूँ ये सोचकर कि कहीं तुम भी यही नहीं सोच रहे, तुम मुझसे कहीं दूर न चले जाओ। क्योंकि मैं ये फीलिंग जानती हूँ इसलिए मैं तुमसे नहीं पूछ सकी। और आज सुबह से मुझे बुरे सपने आ रहे थे जिसमें तुम मुझे कहीं छोड़कर चले गए थे, तुम मुझे कहीं नहीं मिल रहे थे, इसलिए मैं और ज्यादा डर गई थी। और ये सुनकर साउंड उसे गले लगा लेता है। हीजो कहती है कि जो भी बात हो तुम्हें मुझसे छुपाने की जरूरत नहीं है, चाहे कितनी भी बड़ी शॉकिंग बात क्यों ना हो मैं हैंडल कर लूंगी। साउंड कहता है कि तुम इतनी श्योर मत हो। हीजो कहती है क्यों नहीं, तुम जानते थे कि मैं 406 हूँ, तुमने मुझे नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हें क्यों छोड़ूंगी, मुझसे दूर क्यों जाने दूंगी। तो साउंड कहता है कि तुम याद रखना, अगर मैं बेग साउंड नहीं रहा, बेग जाहू का ग्रैंडसन या बेग योंग का बेटा नहीं रहा, भले ही स्पोक पर्सन साउंड भी नहीं रहा, पर मैं हमेशा तुमसे प्यार करने वाला तुम्हारा साउंड जरूर रहूंगा। तो हीजो उसे गले लगा लेती है। तो अगले दिन यहाँ पर इना अपने डैड से मिलने आती है, जो कि उन्हें उस पार्सल के बारे में बताती है।
जो उसे शादी से पहले आया था, जिसमें साउंड का डीएनए रिपोर्ट उसके मॉम डैड के डीएनए के साथ मैच नहीं हुआ था। यानी मेल लीड साउंड मिस्टर बेग का असली बेटा नहीं है। ईना ने यही डीएनए रिपोर्ट अपने डैड को दिखाया था, पर वो सरप्राइज नहीं हुए थे क्योंकि उन्हें पहले से ही पता था, इसीलिए उन्होंने ईना को शादी छोड़कर जाने दिया। ईना कहती है, इसका मतलब आपने मुझे वो डीएनए रिपोर्ट नहीं भेजा था, और ऊपर से हिजू की मॉम ने इनकी बातें सुन ली थी। तो यहाँ पर हमें होंग फैमिली और बेग फैमिली का एक राज पता चलता है, जहाँ पर 3 साल पहले जब मिस्टर होंग मिस्टर बेग और उनकी वाइफ को बताने आए थे कि साउंड के साथ मेरी दूसरी बेटी की शादी होगी, तो पहले तो ये दोनों मना कर रहे थे, और तभी मिस्टर होंग एक एग्रीमेंट निकालते हैं जिसमें सिग्नेचर किया था मिस्टर बेग के डैड ने, यानी साउंड के ग्रैंडपा ने, वो भी घुटनों पर बैठकर, जिसमें लिखा हुआ था कि मिस्टर होंग जब भी बेग फैमिली से कुछ चाहेंगे उसे बेग फैमिली को मानना पड़ेगा। इधर ईना पूछती है कि बचपन में हमारे एक्सीडेंट के बाद आपने हमारी सिटी के सारे पुलिस वालों को उस एक्सीडेंट के कल्प्रिट को ढूंढने के लिए लगाया था, और अचानक आपने कुछ टाइम बाद सारी इन्वेस्टिगेशन रोक दी, तो वो क्यों और किसके कहने पर रुकवाया था। जिसमें हमें थोड़ा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर मिस्टर होंग ने उनके सामने घुटने पर बैठे हुए एक बूढ़े आदमी के सर पर बंदूक तानी थी, जो कि थे साउंड के ग्रैंडपा बेग जांग हो। और ये पास्ट की मिस्टेक क्या थी, ये हमें आगे के एपिसोड में पता चलेगा। ईना के डैड कहते हैं कि पास्ट की बातों को याद करके हमारा कोई फायदा नहीं होगा। और अब इधर साउंड के मॉम डैड का एक इंटरव्यू होता है, जहाँ पर मैं अपने बेटे को बचपन से कहती आई हूँ कि मैं उसे हमेशा प्रोटेक्ट करूंगी। और अभी हमें 20 साल पहले का एक सीन दिखाया जाता है, जब साउंड की मॉम उसे एक अंधेरे कमरे में बंद कर देती है, और यहाँ पर वो बच्चा मेल लीड साउंड नहीं था। और यहाँ पर टीवी पर उस किडनैपर का स्केच देखकर और साउंड के बारे में न्यूज को देखकर एक फिश शॉप पर बैठा हुआ एक बूढ़ा आदमी साउंड के ऑफिस में कॉल करता है, और मिस्टर कांग कॉल उठाता है तो वो उन्हें बताता है कि स्पोक पर्सन साउंड को एक मैसेज दे देना कि वो जिंदा है। और वहीं सांगो को उस मेंशन के ऑनर मिस्टर जंग जिंग सॉक का एड्रेस मिल गया था, इसलिए वो उनसे मिलने जाता है। और अब साउंड ऑफिस आता है तो मिस्टर कांग बताते हैं कि एक कॉल आया था जिसने आपको एक मैसेज देने के लिए कहा है कि वो जिंदा है। और अब साउंड इसको ऐसे ही समझ नहीं पाता, तो मिस्टर कांग कहते हैं कि मैंने उस नंबर का पता लगाया तो एक शॉप का नंबर निकला जवान फिशिंग के नाम से। इधर हम उसी जवान फिशिंग शॉप में देखते हैं, जहाँ पर वो बूढ़ा आदमी बैग पैक करके कहीं जा रहा होता है। तभी किसी को उनके शॉप में आते हुए दिखाया जाता है, पर उसका चेहरा नहीं दिखाया जाता। इधर हिजू उनके ट्रिप्स की फोटोज देख रही थी, तो हर फोटो में साउंड बड़े प्यार से हिजू को ही देख रहा होता है, जो देखकर हिजू काफी खुश होती है और इमोशनल भी होती है। और अब इधर साउंड उस जवान फिशिंग के शॉप के एड्रेस पर निकल जाता है। तभी हमें साउंड के बचपन का एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है, जिसमें साउंड उसी बूढ़े आदमी के साथ था, यहाँ तक कि वो उनके साथ ही रहता था। पर एक दिन उन्होंने साउंड को किसी कार में भेज दिया था, जिसलिए दोनों ही दुखी थे। और अब इनका रिलेशन क्या है ये हमें आगे पता चलेगा। और साउंड अपने एक और बचपन के इंसिडेंट को याद करता है, जहाँ पर वो एक दिन इसी बूढ़े आदमी के घर पर सो रहा था, तो उसने बाहर किसी के चिल्लाने की आवाज सुनी, और वो बाहर इसलिए देखने आया, जहाँ पर वो देखता है कि एक बूढ़ा आदमी एक बच्चे को पानी में डुबा रहा था। उस बच्चे ने साउंड को देखकर उससे मदद मांगी, और ये देखकर साउंड डर के मारे हिल भी नहीं रहा था। तभी वो बूढ़ा आदमी साउंड की आंखें बंद करके कहता है कि ये सब मत देखो और अंदर सोने जाओ। इधर घर पर हिजू साउंड के आने का वेट कर रही होती है, तभी कोई दरवाजे पर आता है, तो उधर साउंड जवान फिशिंग शॉप पर पहुंच जाता है, जहां उसे उस शॉप से धुआं आते हुए दिखता है, तो वो भागकर अंदर जाता है। इधर हिजू के घर पर ईना आई थी, जो कि उसे साउंड का डीएनए रिपोर्ट दिखा देती है एंड बताती है कि मैं इसी वजह से शादी छोड़कर भाग गई थी। और ये देखकर हिजू कोई खास रिएक्ट नहीं करती, तो ईना पूछती है कि क्या तुम यह जानती थी। हिजू कहती है नहीं। तो अब हिजू को साउंड की वो बात याद आती है जब उसने कहा था कि भले ही मैं बेग साउंड नहीं रहूं, पर मैं हमेशा तुमसे प्यार करूंगा। और इधर साउंड जब शॉप पर आता है तो वो देखता है कि शॉप में आग लग चुकी होती है। तभी वो उस बूढ़े आदमी को नीचे बेहोश पड़ा हुआ देखता है, और उन्हें उठाकर वो बाहर लाने की कोशिश कर रहा था। और तभी वहाँ पर एक बड़ा धमाका हो जाता है, जिसके साथ ये एपिसोड 8 यहीं पर खत्म हो जाता है। सो गाइज, अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू।